नमस्कार, महायुद्ध ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। यूक्रेन की युद्ध भूमि में इस वक्त रियल टाइम सिचुएशन क्या है? पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हो गया है और आइए एक एक ब्रेकिंग आपको बताते हैं। सबसे पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा यह किया गया है कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन की फौज ने रूस के 400 सैनिकों को मार गिराया है। इसके साथ ही 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस के 3 टैंक और 2 हेलीकॉप्टर्स भी ध्वस्त कर दिए हैं। तो अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं कि पुतिन ने बेलारूस के बॉर्डर पर भी यूक्रेन की चुनौती को बढ़ा दिया है, क्योंकि बेलारूस के सैन्य ढांचे में रूस के सैनिक हैं और रूस के सेनाएं बेलारूस पहुंच चुकी हैं और बेलारूस की सरकार का कहना है कि रूस के सैनिक बेलारूस के सैन्य ढांचे का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही यूक्रेन की सरकार ने आरोप ये लगाया है कि बूचा की तरह लिमान में, जी हां, लिमान का ये इलाका आप देखिए, जहां पर ये कहा जा रहा है कि सैनिकों ने आम नागरिकों का शोषण किया है, उन्हें टॉर्चर किया है। दावा यह भी किया गया है कि लिमान के अंदर 6 नागरिकों के शव मिले हैं, जिनकी मौत की जांच अब जारी है। अगली खबर, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि यूक्रेन के अंदर रूस के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। रूस की सप्लाई लाइन को झटका मिला है डॉनबास में, ये एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। खार्किव और इज्यूम पर यूक्रेन के कब्जे के बाद अब रूस डीजल इंजन, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट के कलपोर्स और टैंक की सप्लाई में मुश्किलें झेल रहा है। इसके साथ ही ब्रिटेन ने अपनी खुफिया रिपोर्ट्स में यह कहा है कि रूस के सैनिकों की हार इसलिए हो रही है क्योंकि रूस की सेना में स्थानीय स्तर पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। ये एक बड़ी वजह बताई गई है। रूस के सैनिकों को रसद की सप्लाई भी बहुत मुश्किल से हो पा रही है। यूक्रेन की सेना अब भी डॉनबास को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। डॉनबास जहां पर रूस का हो रहा है कब्जा, रूस की 20 कमांड पोस्ट पर हमला हुआ है। डॉनबास के अंदर यूक्रेन की सेना ने करीब 20 रूसी कमांड पोस्ट पर हमला कर दिया, लेकिन रूस के सैनिक किस तरीके से अभी भी डॉनबास के इस इलाके पर डटे हुए हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि रूस ने राजधानी कीव ओब्लास्ट में एक बार फिर मिसाइल हमले किए हैं। राजधानी कीव पर ही हमेशा से ही नजर रही है और क्राइमिया का पुल उड़ाए जाने के बाद से ही कीव पुतिन के निशाने पर बना हुआ है। यूक्रेन की दक्षिणी हिस्से में नाइपर नदी के पास मौजूद शहर निकोपोल पर रात के वक्त रूस ने जबरदस्त हमले किए हैं। निकोपोल ये वो इलाका, रूस का आर्टिलरी से हमला हुआ, जबरदस्त हमले यहां पर रूस की सेना द्वारा किए गए। 50 गोले दागे गए हैं निकोपोल में। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन ने दावा अब ये किया है कि रूस ने ईरान के ड्रोन से 5 हमले किए हैं। 5 हमले का दावा किया गया है, लेकिन सभी 5 ड्रोन जो है यूक्रेन के एयर डिफेंस ने फिलहाल नष्ट कर दिए हैं। रूस ने जापोरोजिया पर फिर से 10 मिसाइलें दागी हैं। जापोरोजिया एक बार फिर से रूस के आ गया है निशाने पर और 10 मिसाइलें दागने का काम रूस ने किया है। रूस ने S-300 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया है जापोरोजिया पर। और प्रेसिडेंट पुतिन की वैश्विक तबाही की धमकी के बाद नाटो फोर्स ने एटमी हथियार निकाल लिए हैं। अमेरिका की परमाणु बम वर्षक की यूरोपीय देशों में मंडरा रहे हैं। इसके साथ ही एटम बम बरसाने वाले हथियारों के साथ नाटो फोर्स 30 अक्टूबर तक युद्ध अभ्यास करेगी। उधर रूस में परमाणु युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के ऑर्डर पर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही यूरोप में बना परमाणु युद्ध का माहौल कितना गंभीर है, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इसे समझने के लिए आपको ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखनी है। अब विनाश सिर्फ यूक्रेन में नहीं होगा। यूरोप के देशों में परमाणु खतरा, वैश्विक तबाही का अल्टीमेटम, यूरोप को हाफ कर देंगे पुतिन।
प्रेसिडेंट पुतिन धुन के पक्के हैं, दावे को सच कर दिखाते हैं। सिर्फ धमकी नहीं, धमाके कर दुनिया दहलाते हैं। उन्होंने नया प्रण लिया है। पुतिन ने अमेरिका का घमंड चूर चूर करने का ऐलान किया है। इसके लिए अब उन्हें चाहे एटम बमों का पूरा गोदाम ही क्यों ना बर्बाद करना पड़े। मगर हैरानी की बात यह है कि इस दफे पुतिन से ज्यादा नेटो फोर्स एटमी युद्ध को उतावली नजर आ रही है। नेटो फोर्स भी न्यूक्लियर हथियारों का जंगी ट्रेलर यूरोप में दिखाने जा रही है। इसे क्या समझा जाए? क्या परमाणु युद्ध का सायरन बजा? पुतिन ने एटमी हथियार निकाले, नेटो फोर्स एटम बम के साथ आए, यूरोप में होगी न्यूक्लियर टक्कर। अब अमेरिका से भिड़ेगा रूस, तीसरे विश्व युद्ध के गुट बने। हो गई मुनादी, बैटलफील्ड में आ गए फौलादी। इस बार युद्ध के हथियार वैश्विक तबाही के हैं। वो बम जो फटता है तो त्राहिमाम मच जाता है, जिसके जद में आने पर इंसान भाप बन जाता है। धरती पर प्रलय लाने वाले हथियारों की नुमाइश शुरू हो चुकी है। रूस न्यूक्लियर मिसाइल दिखा रहा है तो नेटो फोर्स न्यूक्लियर बमों के गोदाम का गेट खोलकर बैठी है। आखिर यूक्रेन युद्ध में ऐसा क्या हुआ? क्यों सीधी लड़ाई में अमेरिका उतरने को बेताब है? जानेंगे इस भयानक माहौल को किसने हवा दी, क्यों पुतिन का गुस्सा भड़काया गया, क्यों नेटो फोर्स भी फुल फॉर्म में आ गई। मगर उससे पहले जानते हैं रूस इस बार परमाणु हमले के लिए किस कदर सीरियस है। रूस में एटमी युद्ध की तैयारियां शुरू, फ्रंट पर एयर डिफेंस जैमर, संयुक्त टास्क फोर्स तैनात, रूस को अभेद्य किला बनाया। जिस दिन का इंतजार कर रहे थे पुतिन, इतनी भीषण लड़ाई जिस वजह से लड़ी जा रही है, रूस को अमेरिका को सबक सिखाने का वो बहाना मिल गया है। आखिरकार उस मोड़ पर प्रेसिडेंट पुतिन पहुंच ही गए जहां अब मुकाबला सुपर पावर से है। यूक्रेन युद्ध का क्लाइमेक्स भी शायद अब करीब है, क्योंकि एटम बम ब्लास्ट होने लगेंगे तो युद्ध का नतीजा निकलने में देर नहीं लगेगी। न्यूक्लियर युद्ध को टालना अब नामुमकिन है। प्रेसिडेंट पुतिन की धमकी सच साबित हो सकती है, जिसमें उन्होंने वैश्विक तबाही का अलर्ट दिया है। Вы знаете, что вчера председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин доложил о первых результатах расследования диверсии, совершенной на Крымском мосту. Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. पुतिन की बातों से साफ है कि रूस से जो अब टकराएगा उसे एटम बमों से बेदम कर दिया जाएगा। लेकिन पुतिन को भड़काने वाला इतना बड़ा जोखिम क्यों मोल ले रहे हैं? क्या परमाणु युद्ध में रूस की कोई कमजोरी का पता अमेरिका और यूरोप को मालूम चला है? पहले जानते हैं एटमी वॉर की टाइमिंग क्या हो सकती है, किन न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग की जा रही है। नेटो फोर्स स्टीड फास्ट नून युद्ध अभ्यास शुरू करेगी। जंगी रिहर्सल में परमाणु युद्ध का अभ्यास किया जाएगा। नेटो के 14 देश इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस वॉर ड्रिल में 60 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे, जो बेल्जियम, उत्तरी सागर और ब्रिटेन के ऊपर उड़ान भरेंगे।
नेटो फोर्स की परमाणु वॉर ड्रिल रूस से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर होगी। ये बहुत ही रिस्की है। रूस के इतने करीब नेटो की न्यूक्लियर रिहर्सल पुतिन को भड़काने के लिए काफी है। लेकिन इससे भी बड़ा संकट ये है कि ये युद्ध 1 या 2 दिन का नहीं, अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते तक चलेगा। इस बीच नेटो फोर्स का एक गलत कदम न्यूक्लियर युद्ध भड़का सकता है। युद्ध का खतरा इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि नेटो फोर्स के अभ्यास में जंगी जेट के साथ महाविनाशकारी बॉम्बर भी शामिल होगा। अमेरिका ने जिस बॉम्बर को रूस के करीब उड़ाने की जरूरत दिखाई है उसे भी जानिए। यह अमेरिका का यूएसएस B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस बम वर्षक है। यूएस B-52 बम वर्षक विमान ने पहली उड़ान 1950 के दशक में भरी थी। B-52 बॉम्बर एक बार में 70,000 पाउंड के पेलोड को लेकर 12,874 किलोमीटर तक की दूरी तक उड़ान भर सकता है। यह बॉम्बर अपने एक हमले में किसी बड़े शहर को तबाह करने की क्षमता रखता है। यह बॉम्बर परमाणु बम गिराने की भी ताकत रखता है। B-52 बॉम्बर को अमेरिकी वायुसेना के सबसे बड़े लड़ाके का खिताब दिया जाता है। हाल ही में इस बॉम्बर ने अफगानिस्तान युद्ध में कहर बरपाया था। तालिबान ने जब जावजान की प्रांतीय राजधानी शेबेरगन शहर पर कब्जा कर लिया था, तब अमेरिका ने B-52 से बमबारी की थी। अमेरिका के उस हवाई हमले में 200 तालिबानी मारे गए थे। वहीं 100 से ज्यादा वाहन, बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बर्बाद हुआ था। B-52 को अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के दौरान भी कई दफे रूस के करीब भेजकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया है। बीते अगस्त महीने में अमेरिकी बॉम्बर का बारूदी अवतार स्वीडन में दिखा था। स्वीडन के नॉरबॉटन काउंटी में अभ्यास के दौरान यूएस B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस बम वर्षकों ने फायरिंग रेंज में स्थित लक्ष्यों पर बम गिराए थे। स्वीडिश धरती पर इस तरह का अभ्यास पहली बार किया गया था। उस अभ्यास में अमेरिका के 2 B-52 बम वर्षकों ने हिस्सा लिया था, जिनकी हवाई सुरक्षा में स्वीडिश वायुसेना के साथ JSS-39 ग्रिपेन लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया था। B-52 ने कुल 3 बम गिराए, जिन्होंने पहले से निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हिट किया। अमेरिका अपने बॉम्बर को बार बार रूस के नजदीक ले जाकर ये साफ कर रहा है कि उसे रूस को निशाना बनाने में वक्त नहीं लगेगा। उधर रूस भी इस खतरे को भांपते हुए न्यूक्लियर हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है। इस तस्वीर में रूसी सोल्जर के पीछे दिख रहा हेलीकॉप्टर उसी तैयारी का हिस्सा है। ये रूस का अत्याधुनिक Mi-8 MTPR-1 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है। यूक्रेन मोर्चे पर ऐसे हेलीकॉप्टरों की तैनाती कर दी गई है। Mi-8 MTPR-1 की EW प्रणाली 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की शिनाख्त कर लेती है। इस हेलीकॉप्टर का सेंसर सिस्टम बहुत मजबूत है। इसका सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित हथियार प्रणालियों का मुकाबला करते हैं। यह हेलीकॉप्टर ड्रोन, जमीनी वाहनों और नौसेना के जहाजों की रक्षा के लिए बनाया गया है। रूस की सेना इस फाइटर हेलीकॉप्टर को जंग के दौरान कई बार मोर्चे पर ला चुकी है, लेकिन इस बार मामला बेहद सीरियस है, क्योंकि न्यूक्लियर युद्ध का राग एक तानाशाह भी अलाप रहा है। ये कोई और नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन का जिगरी यार बेलारूस का तानाशाह लुकाशेंको है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को रूस को अलग थलग नहीं करने की चेतावनी दी है। लुकाशेंको ने साफ किया है कि पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लुकाशेंको ने बेलारूस की समाचार एजेंसी को इंटरव्यू देकर रूस को हाशिए पर धकेलने की साजिश को दुनिया के लिए खतरा बताया है। लुकाशेंको की इन बातों को बाइडेन समेत यूरोपीय लीडर बेहद गंभीरता से ले रहे हैं, जिसमें लुकाशेंको ने कहा, रूस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। भगवान न करें कि किसी रूसी क्षेत्र पर कोई हमला हो। यदि ऐसा होता है तो रूस सभी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। हम पुतिन के सैन्य फैसलों में कोई दखल नहीं देंगे। लेकिन उनके इन बयानों ने हालात की गंभीरता को साफ किया है। लुकाशेंको की धमकी ऐसे वक्त में आई है जब ज़ेलेंस्की फास्ट ट्रैक से नाटो की सदस्यता की डिमांड कर रहे हैं। रूस ये पहले से साफ कर चुका है कि यूक्रेन का नाटो सदस्य बनना तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा। इसे इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि रूस और अमेरिका में बातचीत की संभावना ना के बराबर बची है। हाल ही में पुतिन ने ये बयान देकर दुनिया को आगाह किया है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की जरूरत नहीं समझते। जाहिर है, जब युद्ध का खात्मा बात से नहीं होगा तो नौबत क्या आनी है। अमेरिका और रूस में युद्ध की शुरुआत हुई तो सर्वनाश तय है, क्योंकि दोनों देशों के न्यूक्लियर हथियार इस धरती को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो 45 मिनट के भीतर 31 लाख लोगों की जान जाएगी। युद्ध के पहले कुछ घंटों के भीतर कुल 900 लाख लोग मारे जाएंगे।
वहीं स्विट्जरलैंड की एजेंसी इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन के मुताबिक एक परमाणु बम विस्फोट में लाखों लोगों की मौत हो सकती है। वहीं अगर 10 या सैकड़ों बम गिर गए तो ना सिर्फ लाखों करोड़ों मौतें होंगी, बल्कि धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। We must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine, or we will end up in World War III, and there will be nothing left of our planet, all because stupid people didn't have a clue. They don't understand what they're dealing with, the power of nuclear. They have. आधुनिक दौर का परमाणु युद्ध महाविनाश का ऐसा तांडव होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। परमाणु युद्ध के इस अंजाम को जानते बूझते हुए भी इसकी धौंस जमाई जा रही है। गनीमत इतनी सी है कि अब तक न्यूक्लियर हथियारों को सिर्फ धमकाने और धौंस जमाने भर के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। जिस दिन इसके धमाके शुरू होंगे, अफसोस जताने वाले भी नहीं बचेंगे। यूक्रेन की जमीन रूस के टैंकों की कब्रगाह बनती जा रही है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक सैकड़ों की तादाद में रूस के टैंक तबाह हो गए। हालात ये हो चुके हैं कि अब पुतिन की सेना को सोवियत संघ के जमाने के टैंक युद्ध के मैदान में उतारने पड़े हैं। रूस का करीब 50 साल पुराना किस तरीके से एक T-62 टैंक यूक्रेन युद्ध के मैदान में दिखाई दिया है। दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक टैंकों का इस्तेमाल करने वाली रूस की सेना 50 साल पुराने टैंक की तरफ देखने के लिए क्यों मजबूर हो गई? जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। फॉस्फोरस बम, क्लस्टर बम, वैक्यूम बम, हाइपरसोनिक मिसाइलें, किंजल मिसाइलें, कैलिब्र मिसाइल। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने शस्त्रागार के मुंह खोल दिए। परमाणु बम छोड़ अपने करीब करीब सभी बमों को यूक्रेन की धरती पर फोड़ चुका है, लेकिन उसे मन माफिक जीत अभी तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में रूस अब यूक्रेन युद्ध को नई वॉर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। रूस की ये नई रणनीति क्या है? इन दो तस्वीरों से साफ हो जाती है। पहली तस्वीर यूक्रेन के खेरसोन इलाके की है। दूसरी तस्वीर रूस के अंदर की है, जहां 50 साल पुराने T-62 टैंक को आधुनिक बनाया जा रहा है। उसे यूक्रेन युद्ध में आग उगलने के लिए नई ताकत दी जा रही है। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि रूस के एक रिटायर्ड जनरल एंड्रे गोरोल्यो ने रूस के मुख्य टैंक निर्माण केंद्र का दौरा किया था। इस दौरान प्लांट के कर्मचारी T-62 टैंक को ठीक करते हुए दिखाई दिए थे। अब वही टैंक जंग में मोर्चा संभालने के लिए यूक्रेन पहुंच गए हैं। यूक्रेन के साथ 8 महीने से ज्यादा वक्त से जंग लड़ रहे रूस ने अब 50 साल पुराना T-62 टैंक मैदान में उतार दिया है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने सोवियत संघ के दौरान इन टैंकों की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजी है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने अपने इन 50 साल पुराने टैंकों को खेरसोन इलाके में तैनात किए हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि पुतिन अब अपने उन हथियारों को जंग के मैदान में उतार रहे हैं जो उनकी सेना के गोदामों में पड़े पड़े जंग खा रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जंग में T-90 जैसे आधुनिक टैंक का इस्तेमाल करने वाला रूस अब 50 साल पुराने T-62 टैंक के भरोसे क्यों हो गया है? टैंक जमीनी युद्ध में सबसे खतरनाक हथियार होते हैं। कहते हैं जब टैंक युद्ध का मोर्चा संभाल लेते हैं तो दुश्मन के कैंप को तबाह होने से कोई नहीं रोक पाता, लेकिन जब टैंक निशाना बनते हैं तो देखिए क्या होता है।
पिछले 20 वर्षों में जितने भी युद्ध हुए उनमें टैंक का वो वाला दबदबा खत्म हो गया है जिसकी वजह से उसे फौलादी मशीन कहा जाता था। यूक्रेन युद्ध में इस फौलादी मशीन की सबसे बड़ी कमजोरी जग जाहिर हुई है। टैंकों पर जब किसी मिसाइल से हमला होता है तो उसका ये हाल होता है। देखिए कैसे यूक्रेन युद्ध का मैदान रूस के टैंकों का कब्रिस्तान बना हुआ है। तस्वीरों से साफ है कि रूस के टैंक्स पर यूक्रेन की ऐसी कयामत बरसी है जिससे वो खुद को बचाने में नाकाम रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि अब तक की जंग में उसने रूस के 2500 से अधिक टैंकों को बर्बाद कर दिया है, जिसमें 2000 से ज्यादा टैंकों का मलबा तो यूक्रेन में बिखरा पड़ा है। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा करीब 12000 टैंक हैं। यूक्रेन युद्ध में T-64 मैन बैटल टैंक, T-72 मैन बैटल टैंक, T-80 मैन बैटल टैंक, T-90 मेन बैटल टैंक। यूक्रेन की मार से रूस का कोई टैंक नहीं बच पाया है। रूस ने अपने सोवियत जमाने के T-62 टैंक को मैदान में उतारा है। रूस के पास करीब 2500 T-62 टैंक हैं। सवाल है, क्या पुतिन के शस्त्रागार में हथियारों का जखीरा खत्म हो गया है? आखिर ऐसा क्या हो गया है जो रूस अपने जखीरे से 50 साल पुराने टैंक जंग में उतारने को मजबूर हो गया है? दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक टैंकों का इस्तेमाल करने वाली रूस की सेना 50 साल पुराने टैंक की तरफ देखने के लिए क्यों मजबूर हो गई? जवाब है, यूक्रेन के साथ जंग में सबसे ज्यादा चोट रूसी सेना के टैंकों को ही पहुंची है। पुतिन के ये लौ सूरमा यूक्रेन की धरती पर ऐसे चकनाचूर हो रहे हैं। यूक्रेन की सेना कुछ इस तरह से रूस के टैंकों को तबाह कर रही है। यूक्रेन में रूस के T-90, T-70 और T-80। यूक्रेन युद्ध में रूस के यही टैंक सबसे ज्यादा तबाह हुए हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा बुरा हाल पुराने T-72 का हुआ है। दरअसल सभी टैंक अगल बगल के चाहे जितनी मोटी बख्तर क्यों ना उड़े हों, उनका ऊपरी हिस्सा जहां से क्रू बाहर निकलता है उसकी फौलादी चादर इतनी मोटी नहीं होती। यही वजह है कि जब टैंक पर ऊपर से हमला होता है तो मिसाइल टैंक के अंदर तक पैवस्त हो जाती है। तब ऐसा धमाका होता है जिससे टैंक का पूरा क्रू सैकड़ों डिग्री तापमान में पिघल जाता है। टैंक का ऊपरी हिस्सा यानी टर्रेट इसलिए भी धमाके के बाद तेजी से ऊपर उड़ जाता है क्योंकि टैंक के अंदर वो गोले भी रखे होते हैं जिन्हें टैंक से दागने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी टैंक एमुनिशन। जब टैंक में आग लगती है तो उसमें रखे 45 गोले भी एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर बड़ा सा ऐसा ब्लास्ट होता है जिससे ऊपरी हिस्सा बहुत ऊपर उछल कर गिर जाता है। अब ऐसा सिर्फ रूस के टैंक के साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, इराक में अमेरिकी टैंक का भी हाल ऐसा हो चुका है। तब उसके सबसे आधुनिक M1 एब्रम टैंक को इराकी विद्रोहियों ने RPG ग्रेनेड अटैक से उड़ा दिया था। लेकिन यूक्रेन में जो हश्र रूस के टैंकों का हो रहा है उसमें बड़ा हश्र सटीक मिसाइलों और उनके हमलों के तरीकों पर निर्भर करता है। रूस के लिए ये बेइज्जती की बात इसलिए है क्योंकि उसकी टैंक फोर्स का पूरी दुनिया लोहा मानती है। 12,000 टैंक। रूस की टैंक शक्ति पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा देश जिसके पास 12,000 से ज्यादा टैंक हैं, लेकिन यूक्रेन में रूस के टैंक एंटी टैंक हथियारों के आगे फेल साबित हुए हैं। ऐसा क्यों है, अब इसकी डिटेल समझिए। ये वो महाविनाशक हैं जो ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर बन गए हैं। ये यूक्रेन में रूस को रोकने वाले सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। ज़ैवलिन, एनलॉक, 84, TB2 ड्रोन, इनके अलावा स्टिंगर एयर डिफेंस सिस्टम और S-300। ये 6 ऐसे हथियार हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध का रुख पहले दिन से मोड़ दिया। रूस की टैंक वाली चढ़ाई पर ब्रेक लगाने के काम में लग गए। सबसे पहले देखिए वो ड्रोन जिसे रोकना रूस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये है यूक्रेन का TB2 ड्रोन जो उसने तुर्की से खरीदा था। TB2 की खासियत समझने से पहले उसका जलवा देखिए। TB2 4 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ता है। 150 किलो तक वजन उठाने वाला TB2 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई तक 27 घंटे तक मंडरा सकता है। यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन थे, लेकिन रूस का दावा है कि कई TB2 ड्रोन वो मार गिरा चुका है। लेकिन सच ये है कि अब तक ड्रोन ने रूस की नाक में दम किया हुआ है। उसके कई टैंक इस ड्रोन के हमले में खत्म हो चुके हैं।
यूक्रेन की फौज इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। इसमें पहली है अमेरिका से मिली जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ब्रिटेन से मिला एनलॉस सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन की रेंज 800 मीटर है। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइल हैं। तीसरा है स्वीडन से मिला AT-4 रॉकेट लॉन्चर। 600 मीटर रेंज वाले इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया था। T-90 हो, T-72 हो या फिर T-80, ये दुनिया के बेहतरीन टैंक माने जाते हैं, लेकिन इनके खिलाफ यूक्रेन के एंटी टैंक वेपन का एक्शन पुतिन के टेंशन को बढ़ा दिया है। यूक्रेन के पास जो एंटी टैंक मिसाइल है, इन्होंने रूस की बख्तर वाली ताकत को पूरी तरह उधेड़ कर रख दिया है। चाहे T-72 हो, T-80 हो या T-90 टैंक हो या फिर अब T-62 एंटी टैंक हथियार रूसी सेना की हर बख्तरबंद गाड़ी पर भारी पड़ रहे हैं। रूसी टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले ये टैंक और BMP जैसी बख्तरबंद गाड़ियां इस युद्ध में खिलौनों की तरह तबाह कर दिए गए। ऐसे ही हमलों और मिसाइलों को देखकर रूस की फौज कई जगह अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर भागी है। यूक्रेन की ताकत बने ये एंटी टैंक हथियार गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी ये मिसाइलें और ये हथियार यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लगातार मिल रहे हैं। वो जमीन पर भले ही अकेला लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे तमाम देशों से ऐसी मदद लगातार मिल रही है जो पुतिन की सेना के पसीने छुड़ा रही है और उनके टैंक लगातार तबाह हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस की सेना के पास टैंकों की कमी हो गई है, यानी यूक्रेन के साथ जंग में उसके सबसे बेहतरीन हथियार बताए जा रहे टैंकों ने ही उसका साथ छोड़ दिया। जिसके बाद रूस ने उस टैंक को यूक्रेन के मैदान में उतारा है जो 50 साल पहले ही रिटायर किए जा चुके हैं। पाकिस्तान के अस्पताल की छत पर मिले 500 शव, ज्यादातर शव के अंग गायब हैं। यूक्रेन में अब जेलेंस्की क्या करेंगे, पूरी रणनीति वॉशिंगटन में तैयार हो गई है। पेंटागन रूस के एक एक हथियार का तोड़ निकालने के लिए दिन रात मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहा है। और दूसरी तरफ पुतिन के कैंप में अमेरिका के 2 नए हथियारों ने टेंशन पैदा कर दी है। ये दोनों हथियार एक से बढ़कर एक है। अगर इस महीने के आखिरी तक ये हथियार जेलेंस्की को मिल गए तो ये मानकर चलिए कि पुतिन की एक भी मिसाइल कीव की जमीन नहीं छू पाएगी। अमेरिका के ये 2 सुपर वेपन कौन से हैं, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की की नजरें इस वक्त यूक्रेन के एक बेहद खास इलाके पर हैं। ये एक ऐसा इलाका है जिस पर कब्जा होने के बाद पुतिन के खिलाफ रूस के अंदर ही बगावत हो सकती है। ये रूस के कब्जे में मौजूद यूक्रेन का एक ऐसा प्रांत है जो अगर ज़ेलेंस्की के हाथ लग गया तो क्राइमिया भी पुतिन के हाथ से निकल जाएगा और काला सागर में भी रूस की ताकत को धक्का लगेगा। खेरसॉन जीत की जो स्क्रिप्ट खार्किव में ज़ेलेंस्की ने लिखी है, अब ठीक वैसी स्क्रिप्ट ज़ेलेंस्की खेरसॉन में भी लिखने जा रहे हैं।
जिस दिव्यास्त्र से ज़ेलेंस्की ने खार्किव का किला जीता था, अब बिल्कुल उसी दिव्यास्त्र से ज़ेलेंस्की खेरसॉन जीतने का प्लान बना रहे हैं। पुतिन के कैंप में बहुत टेंशन है, मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अमेरिका का बनाया हुआ एक ऐसा दिव्यास्त्र ज़ेलेंस्की को एक बार फिर मिल रहा है जिसका कोई तोड़ अब तक पुतिन के पास नहीं है। यह दिव्यास्त्र है सुपर वेपन हार्म। आखिर क्यों ये हार्म मिसाइल रूस का काल बन गई है, इसकी पूरी तहकीकात करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये वीडियो जो रिलीज किया है यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने। ये वीडियो यूक्रेन के उन लड़ाकों के सम्मान में जारी किया गया है जिन्होंने यूक्रेन की एक एक इंच धरती की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। ज़ेलेंस्की ने खास अंदाज में यूक्रेन के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। ज़ेलेंस्की एक सफल फिल्म अभिनेता रहे हैं और वो हर एक कार्यक्रम को इवेंट बनाने की ताकत रखते हैं। यूक्रेन के मारे गए जवानों को उनकी श्रद्धांजलि भी पूरी फिल्म स्टाइल में है और ज़ेलेंस्की का हर डायलॉग चुना हुआ है, जिसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार की जाती है और इस स्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा जिक्र आजकल खेरसॉन का हो रहा है। Тільки за час від 1 жовтня і тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано понад 5000 квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів. Є успіхи і на східному напрямку. Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і у Запорізькій області, у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму. Цими днями Європейський Союз рухається до запровадження військ. जिस तरह से हार्म मिसाइल का इस्तेमाल करके ज़ेलेंस्की ने खार्किव और इज़ियम में पुतिन की सेना को खदेड़ दिया था, अब वही हार्म मिसाइल अमेरिका ने दोबारा यूक्रेन को सप्लाई कर दी है। अमेरिका ने अपनी इस हार्म मिसाइल की सफलता को देखते हुए इसे गुआम द्वीप पर भी परीक्षण किया है ताकि चीन को चेतावनी दी जा सके। खार्किव को फतह करने वाली ये हार्म मिसाइल जब पहली बार अमेरिका ने यूक्रेन को दी थी, तब इस मिसाइल की कहीं भी चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन अब इस मिसाइल की पूरी दुनिया में मांग बढ़ रही है। इस बार अमेरिका ने खुलकर हार्म मिसाइल का नाम लिया है, लेकिन एक महीने पहले अमेरिका ने सिर्फ यही कहा था कि वो यूक्रेन को काउंटर रडार कैपेबिलिटी दे रहा है। काउंटर रडार कैपेबिलिटी मतलब रडार सिस्टम को खत्म करने की क्षमता। तब अमेरिका ने यूक्रेन को यह मिसाइल गुप्त रूप से दी थी। रूस को इस बारे में कोई पुख्ता खबर भी नहीं लगी और यहीं पर बड़ी चूक हो गई। हार्म का फुल फॉर्म है हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल। खेरसॉन में हाइमर्स मिसाइल के साथ हार्म मिसाइल का कॉम्बो बेहद घातक सुपर वेपन साबित होने जा रहा है। हार्म मिसाइल को अमेरिका की कंपनी रेथियन कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। हार्म मिसाइल की नोज में सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर दुश्मन के रडार सेंटर से निकलने वाली ऊष्मा और विकिरण को ट्रेस कर लेते हैं।
दरअसल खेरसॉन के अंदर करीब 7 महीनों से रूस का कब्जा है और रूस ने अपने कई एयर डिफेंस और राडार सेंटर यहां पर स्थापित कर लिए हैं। यही वजह है कि जब भी रूस के अड्डों पर यूक्रेन की आर्मी हमला करती है, तब रूस पहले ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के ठिकानों का पता लगाकर उन पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है और इसी वजह से यूक्रेन को खेरसॉन में भीषण नुकसान हो रहा है। लेकिन जब यूक्रेन की आर्मी खेरसॉन के अंदर अमेरिका से मिली हुई हार्म मिसाइल का इस्तेमाल करेगी, तो ये मिसाइल फौरन खेरसॉन के अंदर रूस के राडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम से निकलने वाले रेडिएशन को ट्रैक कर लेगी और हमला करके रूस के राडार और एयर डिफेंस को बर्बाद कर देगी। खेरसॉन में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद होते ही रूस को 2 नुकसान होंगे। पहला, रूस की फौज यूक्रेन की आर्मी बेसों का पता लगाने में नाकाम हो जाएंगी और दूसरा, खेरसॉन के आसमान पर रूस का कब्जा खत्म हो जाएगा। और इसके बाद यूक्रेन की सेना की कैपेबिलिटी इतनी जबरदस्त होगी कि सिर्फ आर्टिलरी तोपों और गोलों की मार को झेल पाना भी रूस के सैनिकों के लिए आसान नहीं होगा। एजियम 88 हार्म की लंबाई 14 मीटर होती है। इस मिसाइल का व्यास केवल 10 इंच है। ये मिसाइल एंटी रडार सिस्टम से लैस है। इस मिसाइल का वजन करीब 360 किलो है। इसके वॉर हेड में ही रडार को भेदने की क्षमता होती है। 100 किलोमीटर के दायरे में ये मिसाइल किसी भी लक्ष्य को खत्म कर सकती है। वेस्टर्न मीडिया में यह दावा किया गया कि हार्म मिसाइलों से पुतिन की आर्मी को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है, लेकिन रूस का दावा है कि ये खार्किव में पीछे हटने की वजह हार्म मिसाइल नहीं है। सच क्या है, इसकी तहकीकात करना जरूरी है। सवाल ये है कि आखिर खेरसॉन की स्थिति क्या है और खेरसॉन के लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, ये खेरसॉन का ही एक गांव है जिसका नाम है वेलिका। इस गांव को अब यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे से निकाल लिया है। रूस की फौजी यहां से जा चुकी हैं, लेकिन गांव का हाल देखकर पता चलता है कि यहां जंग कितनी भीषण हुई है। Дуже часто були прильоти, і коли осколки летіли або попадали в приміщення, у будинки і розносили їх вщент, да? А інше, коли від них потім йшли осколки, летіли, і ти прагнув заховатися. Тому, а потім, коли ти аналізуєш і думаєш, що ну не то, що краще, а що для тебе якось більш таке, що ти можеш вижити. Чи те, що прильоти ці є, чи в будь-який момент могли вдарити прикладами по воротах. 7 महीनों तक यहाँ पर यूक्रेन के लोगों ने रूस का कब्जा देखा है। आखिर ये लोग युद्ध के बारे में क्या बता रहे हैं, जानना बेहद जरूरी है। Ну, якось чувствував себе несвободно. Ходиш і я ж кажу, що я оглядуюся, та ще зріння вже по старості вже таке, не очень-то отличне. Ну, дивишся, вони тут крутяться і стараюся на їх не дивитися, бо що його в голові, непонятно. Сходить з автомату. अब ये खेरसॉन की एक और ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये खेरसॉन का वो इलाका है जिसे आजाद करा लिया गया है और ये रूस के सैनिकों का साजो सामान है जो रूस के सैनिक छोड़कर भाग चुके हैं। ये कप और दस्ताने भी रूस के हैं। ये सामान रूस के सैनिक यूज करते थे। ये माचिस भी रूसी है। ये एक किताब है जो रूस से खरीदी गई है। देखिए, ये खाने पीने का सामान है जो तैयार किया जा रहा था, लेकिन तभी रूस के सैनिकों को मोर्चे पर जाना पड़ा। इस वक्त दूध यहाँ ऐसे ही पड़ा है। ये हथियार रूस के सैनिक इस्तेमाल कर रहे थे जो अब यूक्रेन के कब्जे में आ चुके हैं। ये खेरसॉन की ग्राउंड रियलिटी है जिसमें रूस पीछे नजर आ रहा है। सवाल यह है कि अब रूस क्या कर रहा है। खेरसॉन के अंदर रूस ने अपने नए रंग रूटों को उतार दिया है। ये रूस के उन्हीं सैनिकों की तस्वीरें हैं जिनकी नई भर्ती की जा रही है, जिनको जंग में इसलिए उतारा जा रहा है ताकि इन्हें युद्ध का असली अनुभव हो सके। В домах это очень часто встречаемая проблема. На ручки дверей, на дверные проемы, на окна, везде. Тем более здесь, почему я выбрал, здесь они со светла заходят в темный участок, и здесь ее, как правило, не видно.
दरअसल रूस के इन नए रंग रूटों को बूबी ट्रैप से निपटना सिखाया जा रहा है। बूबी ट्रैप का मतलब होता है जमीन के अंदर या दरवाजों पर लगाई गई वो नुकीली चीजें जो किसी को भी घायल कर सकती हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पुतिन ने खेरसॉन के अंदर अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया है ताकि खार्किव की तरह खेरसॉन से भी रूस की सेना को भागना ना पड़े। फिलहाल हालात ये हैं कि ज़ेलेंस्की की फौज खेरसॉन के अंदर लगातार आगे बढ़ रही है। खेरसॉन का नोवोवोस्क्रेसेंस्के गांव यूक्रेन की फौज ने जीत लिया है। खेरसॉन का नोग्रेगोरिवका गांव पर ज़ेलेंस्की की फौज ने यूक्रेन का झंडा लहरा दिया है। खेरसॉन के पेट्रोपेवलिवका गांव से रूस की सेना भाग चुकी है। यूक्रेन के लोगों ने ये वीडियो बनाकर दावा किया है कि रूस के फौजी अपनी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक छोड़कर गांव से भाग चुके हैं। खेरसॉन के ट्राइफोनविका गांव में भी यूक्रेन के फौजियों ने बहुत शान से यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया है। खेरसॉन के डेविडीव इलाके पर भी यूक्रेन की फौज आगे बढ़ रही है। यहां भी यूक्रेन का झंडा लहरा रहा है। यही हाल खेरसॉन के जोल्टा बाल्टा गांव का है। खेरसॉन के गांव माइरोलू बीविका से भी रूस के सैनिक भाग चुके हैं। लेकिन पुतिन के लिए बुरी खबरों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वक्त एक और सुपर वेपन ने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी है जो इसी महीने यूक्रेन पहुंचने वाला है, जिसका नाम है नेसम्स। यूक्रेन के समर्थक कई ट्विटर हैंडल से यह दावा किया गया है कि अमेरिका का जबरदस्त एयर डिफेंस नेसम इसी महीने के आखिर तक यूक्रेन पहुंच जाएगा और फिर इसके बाद कीव के अंदर रूस के लिए हमला करना बेहद कठिन हो जाएगा। पहले यह दावा किया जा रहा था कि नेसम्स को यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय करने में कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन पिछले हफ्ते ज़ेलेंस्की और जो बाइडेन के बीच जो बातचीत हुई थी उसमें ज़ेलेंस्की ने जल्द से जल्द नेसम्स एयर डिफेंस सप्लाई करने की मांग की थी। नेसम्स अमेरिका का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के पास थॉर्ड और पैट्रियट जैसे जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका अपनी राजधानी वॉशिंगटन और राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की सुरक्षा के लिए नेसम्स यानी नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लगा रखा है। नेसम्स के यूक्रेन पहुंचने के बाद ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यूक्रेन के बचे हुए शहरों को बचाने में ज़ेलेंस्की कामयाब हो जाएंगे और वो अपनी पूरी ताकत उन इलाकों पर लगा सकेंगे जो इस वक्त पुतिन के कब्जे में है। रूस और यूक्रेन की जंग में आसमान, जमीन, समंदर, सरहद हर कहीं से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मिसाइलों की बरसात की जा रही है और इस बीच रूस के सामने एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। दावा यह है कि रूस के बारूदी खजाने में रखी सटीक निशाना लगाने वाली किलर मिसाइलें खत्म हो गई है। तो यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस के पास शाहिद 136 यानी कि ईरानी ड्रोन भी अब कुछ ही बचे हुए हैं। और वहीं जंग के इस मुहाने पर अब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की भी एंट्री हो चुकी है। तो अब युद्ध किस मोड़ लेगा, जंग में कौन पड़ेगा भारी और मोसाद किसके साथ है, देखिए इस खास रिपोर्ट। पुतिन का बारूदी गोदाम खाली। इस्कंदर कैलिबर बैक S-300 से अटैक। हक, इनकलाब, हुंकार और 8 महीने से जारी जंग। जो अब उस मुहाने पर पहुंच रही है जहां यूक्रेन और रूस दोनों ही देशों के हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है। पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस यूक्रेन दोनों का ही हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है।
कहा जा रहा है कि वर्चस्व की चाह में मैदान में उतरे रूस को जल्द ही हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को किलर मिसाइलों और हमलावर ड्रोन से निशाना बना रहा है। जंग के इस काल में रूस ने अपने सबसे घातक हथियारों से यूक्रेन की जमीन को छलनी करने की कोशिश की। बारिश की तरह मिसाइलें बरसाई और बारूद के धुएं से पूरे यूक्रेन को ढक दिया। रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रहा है। पिछले 2 हफ्ते में रूस ने तूफान से तेज रफ्तार के साथ यूक्रेन के आसमान और जमीन पर धुआंधार हमले किए। इन हमलों के बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी GCHQ के प्रमुख सर जेरमी फ्लेमिंग ने दावा किया कि रूस के हथियारों की सप्लाई कम हो रही है, खासकर सटीक निशाना भेदने वाली आधुनिक मिसाइलों की। It's a high-stakes strategy that is leading to strategic errors in judgment. Their gains are being reversed. The costs to Russia in people and equipment are staggering. We know, and Russian military commanders know, that their supplies and munition are running out. रूस ने युद्ध की शुरुआत में पूरे यूक्रेन में जमीनी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई सटीक निर्देशों वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन वक्त के साथ ही रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले कम होते गए, जो साफ संकेत दे रहे हैं कि शायद रूस के पास मौजूद हथियारों के भंडार का ग्राफ गिर रहा है। हाल ही में रूस ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर यूक्रेन में जमीन पर मौजूद टारगेट को निशाना बनाया, जिसने हथियारों की कमी के शक को भी दूर कर दिया। ऐसी मिसाइलों के इस्तेमाल का मतलब रूस के सभी नहीं तो कम से कम कुछ इलाकों में हथियारों के खत्म होने का इशारा कर रहा था। रूस के हमले के बाद यूक्रेन की जमीन पर मिला यह सबूत काफी कुछ बयां कर रहा है। रूस के पास कितनी मिसाइलें हैं यह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उनकी सुरक्षा बेहद गुप्त है, लेकिन हाल की तस्वीरों में तो सुराग यूक्रेन की जमीन से सामने आए। उन्होंने रूस की ताकत को बता दिया है। रूस में कुछ जगहों पर पड़े मलबे में रूस की S-300 मिसाइलों के टुकड़े मिले हैं। S-300 मिसाइल को जानिए। S-300 वो हथियार है जिनका इस्तेमाल अमूमन हवा में टारगेट को नस्तो नाबूद करने के लिए किया जाता है, जमीन पर नहीं। जबकि रूस ने अचूक निशाने के लिए जानी जाने वाली मिसाइलों के हमलों के साथ युद्ध शुरू किया था और युद्ध के शुरुआती 11 दिनों में रूस ने करीब 600 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी थी। रूस ने जमीन, आसमान, समंदर, हर रास्ते से हमले किए। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल सबमरीन से भी दागी गई थी। रूस अपनी ताकत के लिए दुनिया में जाना जाता है। मिसाइलों की फेहरिस्त उनके दुश्मनों के हौसले को तोड़ देती है। जिनके बेड़े में कैलिबर मिसाइल, जिसकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर है, 6.20 मीटर की ये मिसाइल दुश्मन के इलाके में बारूद का बवंडर उठा देती है। KH-101 मिसाइल, हवाओं से बातें करने वाली KH-101, जिसकी रेंज 2500 से 28 किलोमीटर है, 7.45 मीटर की रॉकेट के साथ ये सामने खड़े टारगेट को जमीन में मिला देती है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक अब जो हालात हैं वो कुछ ऐसे हैं कि 23 फरवरी 2022 को जब जंग की शुरुआत हुई थी, उस वक्त रूस के जंगी बेड़े में इस्कंदर 900 इस्कंदर मिसाइलें थी। जंग जारी रही और यूक्रेन की तबाही के बीच इसकी संख्या जमीन को कब छूने लगी किसी को खबर नहीं। इस वक्त रूस के बेड़े में सिर्फ 124 मिसाइल बची है। कैलिबर 500 कैलिबर मिसाइल थी। पुतिन की पलटन ने यूक्रेन की जमीन पर बम और बारूद इतना बिछा दिया है कि मुल्क का आसमान काला पड़ गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब बेड़े में सिर्फ 272 मिसाइलें ही बची हैं। HDR KH-101, KH-555, तब 444 KH-101, KH-555 मिसाइल थी। नतीजा यहाँ भी वैसा ही रहा।
12 अक्टूबर की तारीख आते आते अब सिर्फ 213 मिसाइल भविष्य के लिए बचाकर रखी गई हैं। इस्कंदर शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, निशाना सटीक है और इसके फायर होने के बाद का मंजर सामने है। वहीं S-300 जो दुश्मन के मिसाइल को गिराने के लिए इस्तेमाल की जाती है, टारगेट भेदने में उतनी सटीक नहीं है। उसका इस्तेमाल रूस अब पूरे यूक्रेन पर हमला करने के लिए कर रहा है। रूस जमीन से हवा में टारगेट भेदने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल जिस तरह से कर रहा है, उसके पीछे एक वजह कुछ भी हो सकती है। एक सोची समझी रणनीति या फिर रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक रूसी वायुसेना की कई जगहों पर उम्मीद से कम तैयारी। जिस जगह पर रूस की तोप काम नहीं आ रही थी, वहां रूस अब तक ईरानी ड्रोन का सहारा ले रहा था, लेकिन वो तस्वीर भी बदल गई। बारूदी दहशत को बढ़ाने के लिए मैदानी जंग में खड़े रूस के सामने संकट ईरान से आए ड्रोन के खत्म होने का भी है। शाहिद 156 यानी ईरानी ड्रोन ईरान के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। सिर्फ एक कंट्रोल पर यह ड्रोन दुश्मन के इलाकों में गोले की बरसात करके सब तहस नहस कर देता है। 200 किलो वजन, 2500 किलोमीटर की रेंज इसे दुश्मन की सेना को चकमा देने में माहिर बनाती है। कम ऊंचाई पर यह कहर बनकर टूटता है। यूक्रेनी टैंक को तबाह करने के मकसद से पुतिन ने इसे युद्ध के मैदान में भेजा था। Як занепокоєний ворог, послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе. Так, у них ще є люди, яких вони кидають в атаки, у них є зброя, ракети. लेकिन अब इसकी कमी भी पुतिन की सेना और पुतिन दोनों को खलेगी, क्योंकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है रूस के बेड़े में करीब 300 ईरानी ड्रोन बचे हैं। वो कई हजार और खरीदने की योजना बना रहे हैं। हम उन्हें मारना जानते हैं, हम वो कर भी रहे हैं, उन्हें सबक सिखा भी रहे हैं। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन कई घंटों तक हवा में रह सकता है। अपने टारगेट पर चक्कर लगाने के बाद ये दुश्मन सैनिकों, उनके सुरक्षा कवच और इमारतों से टकराता है और विस्फोट हो जाता है। अब तक की जंग में ईरानी ड्रोन रूस के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है।